गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान। इस चैप्टर में बताया गया है कि संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है और प्रत्येक देश को इसको बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे क्या कहानी है, ये देखेंगे। तो पहला ही हेडिंग बनता है किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब यहाँ से हम देखते हैं आज दुनिया के लगभग सभी देशों ने नया संविधान अपनाया हुआ है। लगभग आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर, हम ये मानते हैं कि लगभग जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं कि सभी के पास अपना संविधान लिखित में ज़रूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सारे के सारे लोकतांत्रिक होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला उद्देश्य ये है कि यह दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उन आदर्शों को एक सूत्र में बांधता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच में कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे विषयों पर उनकी बात एक दूसरे से मिलती हो, सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति से अपनाते हैं। इसके लिए वे न केवल वे तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग विकसित करते हैं जिसकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब यहाँ से हम देखेंगे संविधान हमारा जो बना है 26 नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हो गया था। उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं वो देखेंगे। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी अपनी जो लिस्ट होती है डिमांड्स वाली, उसमें ये भी तय किया गया कि भारतीय संविधान बनाया जाए। ये मांग उठी। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और आखिर में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पेज नंबर 2 पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें कुछ संविधान सभा के सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 या 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का एक डिज़ाइन तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। यानी इस तरह से हमारा डिज़ाइन या संविधान होगा, ऐसा नमूना तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी स्थिति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। 150 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे और हमारा कोई भी संविधान नहीं था उस टाइम। लेकिन अब 1949 में हमें एक अधिकार मिला था कि हम अपने देश को चलाने के लिए अपने रूल होंगे, देश को उसी हिसाब से हम चलाएंगे। तो मौका मिला था एक। तो संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया, पूरा किया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो जो साथ में चित्र दे रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे, संबोधित कर रहे हैं। ये चित्र दिखाया गया है, जवाहरलाल नेहरू इसमें भाषण दे रहे हैं और बाकी सभी उनको ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद है ये जो दिखाया गया है नेपाल का संघर्ष दिखाया गया है। यहाँ पे नेपाली जो चित्र दिखाया गया है, इसमें बच्चे झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, महिला पुरुष। ये नेपाल का बारे में है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल बाद कायम की गई।
अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद मांगी। यानी नेपाल का राजा था, वहाँ पर राजतंत्र था, तो नेपाल के राजा ने माओवादी संगठनों का ज़्यादा प्रभाव होता है वहाँ पर, उनका ज़्यादा दबदबा बनता है, ये बहाना बनाया था उसने और सेना को बुला लिया। तो सेना को बुलाने के बाद उसने अलग अलग कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने एक अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल की उम्मीद दिखाई दे रही थी। यानी माओवादी जो थे उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर 12 कुछ डिमांड्स थी उनके ऊपर हस्ताक्षर किए। अब आम जो लोग थे मध्यम वर्गीय, उनको ये उम्मीद जगी थी कि अब लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। राजा ने कुछ उनको ऑफर्स दे रखे थे, उनको मना कर दिया आम जनता ने। और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया और उसके मुताबिक शासन चलाया गया। 2006 में लोकतंत्र की मांगों को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक जो आंदोलन हैं वो ऊपर दिखाए गए। ये जो चित्र दिखाए गए हैं ये नेपाल से संबंधित हैं और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ये संघर्ष किए गए थे। इसके इन बातों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताज़ा ऐतिहासिक घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, नेपाल में पहले क्या था, भी राजतंत्र था। नेपाल में संविधान तो था लेकिन नए संविधान बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इसका कारण यह है कि नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में नेपाल का जो पिछला संविधान था, नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन कोई सर्वोच्च सुप्रीम लीडर कौन होगा, राजा होगा, राजा के पास सारे अधिकार होंगे। तो नेपाल के जो जनता थी वो इस बात को पसंद नहीं करती थी। नेपाल के लोग कई दशकों से इस बात को लेकर आंदोलन करते रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करके कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि उनके जो आदर्श वे चाहते थे कि यह देश में ये संविधान के रूप में मान्यताएं होनी चाहिए, वे उस नेपाल के पुराने संविधान में नहीं थी। और जिनके लिए वे उन्होंने संघर्ष किया था वो सारी बातें पुराने संविधान में नहीं थी। तो इसलिए वो नया संविधान चाहते थे। जिस तरह फुटबॉल खेल में नियम बदलते ही, रूल चेंज होते ही नियम खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने पड़े ताकि एक समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नए संविधान बना रहे हैं। तो जो चित्र दिखा गया है इसमें नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश में शासन की बागडोर राजा और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी हुई है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ वो इस्तेमाल कर सके। अर्थात हम अपने विधायक, सांसद वोट की शक्ति के द्वारा चुनते हैं और हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे ख्याल रखेंगे, हमारी ज़रूरतों को समझेंगे। ये लोकतंत्र की विशेषता है।
फिर भी इस बात की संभावना बनी रहती है कि ये जो नेता लोग हैं ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह की जो विकृतियाँ हो जाती हैं उनसे बचने का तरीका भी उप संविधान में ही मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय होता है। इसका उदाहरण नीचे दिखाया गया है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि सुरेश अपनी कक्षा का एक मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का यानी हो सकता है ऊंची जाति का लड़का हो। वह अपने सहपाठी के दो उसे उसके सहपाठी जो हैं पसंद नहीं करते, लेकिन उसका दबदबा क्लास में है इसलिए उसको नापसंद भी नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह जाती है। इसके बाद जो सुरेश है कक्षा का मॉनिटर है वो जिस लड़के को पसंद नहीं करता यानी अनिल को वो पसंद नहीं करता और उसे तंग करने की पूरी हरकत करने लगता है। मैडम के जाने के बाद सुरेश कहता है, अनिल आज मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। अनिल कहता है, लेकिन मैंने क्या किया है जिसके लिए तुम मेरी शिकायत करोगे। फिर थोड़ी देर के बाद मैडम आ जाती है। तब अनिल कहता है सुरेश कहता है, मैडम जब आप बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था और सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं मानी। अब अनिल कहता है, अनिल के मैडम बोलती है, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा और तुम्हें 100 बार लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये अनिल ने कहा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो अधिकार मैडम ने सुरेश को दिया मॉनिटर के रूप में वो अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रहा है। तो इसी तरह राजनेता लोग गलत प्रयोग अपनी शक्तियों का करते रहे हैं, इसका आप सबको पता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ऐसे ही नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। कक्षा 7 में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को याद कर रखा है। उसमें बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ तक ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इसको अच्छी तरह पढ़ के और 2-4 प्रश्न नेपाल से संबंधित हैं। नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, इसके लिए संघर्ष का वर्णन करो और भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कितने सालों तक ये अंग्रेजी राज्य का गुलाम रहा, 150 साल। भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न छोटे बनेंगे इसमें से, वो आप अवश्य बनाना। थैंक्स।